अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद आज जो है हम DSM-5 से एक न्यू डिसऑर्डर को स्टडी करने लगे हैं और वो डिसऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर्स इंक्लूड डिसऑर्डर्स दैट शेयर फीचर्स ऑफ एक्सेसिव फियर एंड एंजाइटी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत शदीद किस्म का खौफ और तशवीश देखने को मिलती है, और ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनके अंदर आपको बाकायदा तौर पर बिहेवियरल डिस्टर्बेंस भी दिखाई देगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है फेयर। फेयर क्या होता है? फेयर एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है हमारा एक रियलिटी की तरफ, एक थ्रेट की तरफ। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये एक नेचुरल बात है कि हमें उससे खौफ का एहसास होता है। जैसे अगर आप बैठे हुए अचानक से सांप आ जाए तो ये नेचुरल बात है कि आपको उससे फेयर फील होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे वर्ड एंजाइटी इस्तेमाल हुआ है, तो एंजाइटी जो होती है ये एक एंटिसिपेशन होती है, यानी कि एक आप कह लें पेशन गोई होती है ऑफ फ्यूचर थ्रेट। जो आपको मुस्तकबिल में किसी किस्म का ख़तरा महसूस हो उसके बारे में ये एक आपको पेशगोई की जाती है। एंजाइटी के बारे में कहा जाता है कि एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है, जबकि डिप्रेशन जो होता है वो पास्ट रिलेटेड होता है। यानी एंजाइटी के अंदर आपको जो भी थ्रेट होंगे, जो भी आपको खौफ होंगे, वो सब के सब फ्यूचर रिलेटेड होंगे। जैसे कि आपको अगर किसी जगह पे जाना है तो आप वहाँ जाने से घबराएंगे कि नहीं, वहाँ मैंने नहीं जाना, क्योंकि मैं अगर वहाँ जाऊँगा तो मुमकिन है मैं ख़ुद पर कंट्रोल ना रख पाऊँ, मुझे खौफ महसूस होगा, मुझे घबराहट होगी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। तो ये सारे फ्यूचर से रिलेटेड थ्रेट्स होते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि एंजाइटी की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू DSM-5 हमें पता चलती हैं। एंजाइटी के जो सब टाइप्स हैं उनमें शामिल है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक स्पेसिफायर्स, एगोराफोबिया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन, अदर स्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये सब की सब एंजाइटी डिसऑर्डर के सब टाइप्स हैं जो DSM-5 में बताई गई हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इन तमाम लेक्चर्स में एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो सब टाइप्स हैं इनको रीड करेंगे। जी, तो स्टूडेंट हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे वो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के अगर नाम पर गौर किया जाए तो सेपरेशन का मतलब ही जुदाई या फिर अलहदगी है। यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है एक ऐसी ख़राबी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि किसी भी फ़र्द के अंदर जुदाई या फिर अलहदगी का खौफ देखने को मिलेगा। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर तारीफ़ की जाए तो वो हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ फियर ऑफ लॉसिंग और बीइंग अवे फ्रॉम अ पर्सन और अटैचमेंट फिगर। यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि किसी पर्सन या फिर आपके अटैचमेंट फिगर जैसे कि घर, ठीक है, इससे दूर होने का या इसे खो देने का एक खौफ होता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें कि ये किन लोगों में पाया जाता है, तो ये जो डिसऑर्डर है ये चाइल्डहुड से लेकर एडल्ट्स तक जाता है। ठीक है, यानी कि बचपन में शुरू होता है और उसके बाद एडल्ट एज तक यानी 19 से अबव एज तक जो है ये कंटिन्यू रहता है। बच्चों में अमूमन आपको 6 से 12 माह के बच्चों के अंदर भी ये जो है ना सेपरेशन का जो एक खौफ होता है ये नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी अटैचमेंट अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा हुई होती है, या फिर कोई और अटैचमेंट फिगर होता है जैसे दादा या दादी के साथ या वालिद के साथ या किसी के साथ भी उनकी अटैचमेंट हो जाती है।
और वो पर्सन जब उनसे थोड़ा सा भी दूर होता है तो वो उसके सेपरेशन के खौफ से जो है ना रोते हैं ताकि वो पर्सन उसके पास आ जाए। खैर ये जो डिसऑर्डर जो है मौजूद होता है बच्चों के अंदर, मतलब बीमारी उस वक्त ये डिसऑर्डर में तो हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये जो डिसऑर्डर है मतलब बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी का थोड़ा सा खौफ होता है, लेकिन तकरीबन 2 से 3 साल की उम्र में जाके ये खौफ जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो सेपरेशन का खौफ है अगर 2 से 3 साल के बाद भी कंटिन्यू रहता है और ये ख़त्म नहीं होता और ये एक्सेसिव से एक्सेसिव होता जाता है, यानी शदीद से शदीद तरीन होता जाता है, तो फिर हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है डायग्नोज करते हैं। लेकिन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए भी जो बच्चों में यानी कि चाइल्ड से लेकर एडल्सेंस तक की एज लिमिट रखी गई है वो तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि कम से कम 19 ईयर्स तक एडल्सेंस में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये एज लिमिट होगी। और जो आगे DSM-5 के अकॉर्डिंगली मैं आपको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बताऊंगी, उस क्राइटेरिया का फुलफिल होना ज़रूरी होगा। और जो ड्यूरेशन होगी वो होगी मैक्सिमम 4 वीक्स इन चिल्ड्रंस के एंड एडल्सेंस। जबकि हम एडल्ट्स की बात करेंगे तो एडल्ट्स में जो है ये सिम्टम्स जो हम DSM-5 के अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है मौजूद होना ज़रूरी होंगे। जब ये क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट होगा, हमारी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है इस बच्चे को या फिर इस क्लाइंट को। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को मोटा मोटा जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसके बारे में मालूमात जो दी गई है वो समझ आ गई होगी। अब जो है हम अकॉर्डिंग टू DSM-5 जो है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अकॉर्डिंग टू DSM-5 सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया अब रीड आउट करते हैं। DSM-5 जो है हमें क्राइटेरिया A to D देता है, जिसमें क्राइटेरिया A हमें बताता है कि डेवलपमेंटली इनएप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव फेयर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम दोज टू होम द इंडिविजुअल इज़ अटैच्ड, यानी कि फ़र्द का जिस भी चीज़ के साथ जो है वो लगाव है, उसकी अटैचमेंट है उस फ़र्द के साथ, उस फिगर के साथ। ठीक है, जब उस फ़र्द को जुदा किया जाए या जुदा होने का एहसास होने लगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जो खौफ है वो नामुनासिब हद तक और शदीद तरीन बढ़ता चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर क्राइटेरिया A जो है हमें 1 से लेकर 8 तक कुछ सिम्टम्स बताता है, जिनमें से मैक्सिमम 3 सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। जब वो 3 सिम्टम्स मौजूद होंगे तो हमारा क्राइटेरिया A जो है वो कंप्लीट होगा। नंबर 1 जो हमें क्राइटेरिया दिया गया है वो है कि रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम और फ्रॉम मेजर अटैचमेंट फिगर्स, यानी कि जब क्लाइंट को या फिर बच्चे को ये पता चल जाए या उसे इस तजर्बे से गुजारा जाए, ठीक है, कि उसका जो अटैचमेंट फिगर है उससे दूर कर दिया जाए, ठीक है, या उसको घर से दूर कर दिया जाए, या फिर पेशेंट को ये पता चल जाए कि उसे घर से दूर जाना होगा, ठीक है, या उसे घर से दूर किया जाएगा, तो उस वक्त क्या होता है, क्लाइंट को बार बार जो है कसीर तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा जो है दबाव का एहसास होता है और बार बार तकलीफ़ दे ख़यालात आते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं एक्सेसिव फियर और एंजाइटी कंसर्निंग सेपरेशन फ्रॉम होम और अटैचमेंट फिगर्स, यानी कि घर या फिर अटैचमेंट फिगर से दूर होने का एक जो खौफ होता है या जो एक एंजाइटी होती है वो शदीद तरीन होती चली जाती है। क्राइटेरिया 2 जो है वो हमें क्या बताता है, परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी, यानी कि एक तो मुस्तकिल मुसलसल रहेगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होगी क्या परेशानी, क्यों होगी, अबाउट लॉसिंग मेजर अटैचमेंट फिगर्स, यानी कि जिस भी फिगर के साथ वो अटैचमेंट है बच्चे की या क्लाइंट की, कि वो उससे दूर ना हो जाए, उसे खो ना दे, लॉस ना कर दे। ठीक है, लॉसिंग मेजर अटैचमेंट फिगर होगा, ठीक है, खौफ होगा उसका, और अबाउट पॉसिबल हार्म टू देम, या फिर उसे ये खौफ होगा कि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए, यानी कि अगर मैं उनके आसपास ना हुआ तो ये ना हो मेरी गैर मौजूदगी में कोई उसको नुकसान पहुंचा दे।
जैसे कि सच एज इलनेस, वो बीमार हो जाए, इंजरी हो जाए किसी किस्म की, या डिज़ास्टर, किसी नागहानी आफत में उसको कोई नुकसान हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। क्राइटेरिया 3 जो है इसमें बताया जाता है कि परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव वरी अबाउट एक्सपीरियंसिंग एन अनटूवर्ड इवेंट। अच्छा, वहाँ पे पॉइंट 2 में भी आपको बताया गया था कि एक्सेसिव वरी होगी, लेकिन वो होगी अपने मेजर अटैचमेंट को खो देने की। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट 3 में जो है बच्चा परेशान होगा या उसको जो परेशानी होगी वो क्या होगी, अनटूवर्ड इवेंट की, यानी कि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए उसके साथ या फिर उसके चाहने वालों के साथ। फॉर एग्जांपल गेटिंग लॉस्ट, जैसे उन्हें कोई खो दे वो, बीइंग किडनैप या उसे अगवा कर लिया जाए बच्चे को, हैविंग एनी एक्सीडेंट, उनका कोई या खुद का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बिकमिंग इल, या फिर वो बीमार ना हो जाए। जी तो स्टूडेंट, हम क्राइटेरिया ए के पॉइंट 4 की बात करते हैं, जिसमें बयान किया गया है कि परसिस्टेंट रिलेक्टेंस और रिफ्यूजल टू गो आउट अवे फ्रॉम होम टू स्कूल टू वर्क और एल्सवेयर बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ सेपरेशन। आपके पास आने वाला क्लाइंट या बच्चा सेपरेशन के फेयर की वजह से या एंजाइटी की वजह से कहीं पर भी जाने से इनकार करेगा या हिचकिचाहट का इजहार करेगा, चाहे वो जगह उसकी स्कूल हो, कहीं काम की हो, या कहीं पर भी उसे भेजना हो, यानी वो घर से दूर जाना या जो उसका अटैचमेंट फिगर है उससे दूर जाना पसंद नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट 5 है वो हमें बताता है कि परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फेयर और रिलेक्टेंस अबाउट बीइंग अलोन और विदाउट मेजर अटैचमेंट फिगर एट होम और इन अदर सेटिंग्स, यानी वो घर से बाहर या कहीं पर भी जाने से पहले जो है ना शदीद किस्म का खौफ का इजहार करेगा या फिर वो इनकार करेगा। और इनकार अगर वो फ़र्ज़ करें जाने के लिए रजामंद हो जाता है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा या तो मेरे साथ मेरा जो मतलब उसका जो अटैचमेंट फिगर है वो साथ हो, लेकिन वो अकेले जाने से इनकार कर देगा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और अगर मुझे बाहर कहीं जाना भी पड़ गया है तो जो मेरा फिगर है जिसके साथ मुझे अटैचमेंट है, चाहे वो मदर है, फादर है, सिस्टर है या दादा दादी, कोई भी है उसका पेरेंट है, ठीक है, तो वो उसके साथ बाहर जाने के लिए तो रजामंद हो जाएगा, लेकिन अकेले कहीं पर भी बाहर जाने से वो इनकार करेगा। ठीक है, पॉइंट 6 जो है ये हमें कहता है परसिस्टेंट रिलेक्टेंस और रिफ्यूजल टू स्लीप अवे फ्रॉम होम और टू गो टू स्लीप विदाउट बीइंग नियर अ मेजर अटैचमेंट फिगर। ये पॉइंट हमें बताता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं या ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं वो घर से बाहर कहीं सोने से भी इनकार करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो उनका अटैचमेंट फिगर होगा उसके बगैर वो कहीं पर भी नहीं सोएंगे। उनकी कोशिश ये होती है कि जिनके साथ उनकी अटैचमेंट है वो उन्हीं के पास जाकर सोएं, उनसे अलग ना हो। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ बच्चों में बड़ी देखने में बात आती है कि आप उन्हें कहीं पे भी सुलाते हैं, पेरेंट्स आके ये कंप्लेन करते हैं कि हम जो है ना बच्चे को सुलाते उस रूम में हैं, लेकिन फिर वो रात को जब भी उसकी आँख खुलती है वो आके हमारे रूम में सो जाता है या हमारे पास आके सो जाता है। ये बच्चा जो है अकेले कहीं पर भी नहीं सोता, मेरे बगैर तो ये सोता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट 6 का क्राइटेरिया हमारा जो है ना फुलफिल हो रहा है। पॉइंट 7 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमें बताता है कि रिपीटेड नाइटमेयर्स कहते हैं डरावने ख्वाबों को। ठीक है, ये डरावने किस्म के ख्यालात का आना। ठीक है, इन्वॉल्विंग द थीम ऑफ सेपरेशन, यानी ऐसे क्लाइंट्स जो होते हैं इन्हें या तो ऐसे ख्यालात आएंगे खौफनाक से जिसमें उन्हें सेपरेशन नज़र आएगी, उन्हें महसूस होगा कि हमें जुदा किया जा रहा है या हम जुदा हो रहे हैं, या फिर उनको ऐसे नाइटमेयर्स आएंगे, यानी उनको डरावने ख्वाब आएंगे कि वो सोए हुए होंगे तो उन्हें सेपरेशन के ही ख्वाब आएंगे। ख्वाब में भी उन्हें लगेगा कि उन्हें अपने जो अटैचमेंट फिगर जो है उससे दूर किया जा रहा है, उनकी जो पसंदीदा चीज़ है उसको उनसे छीना जा रहा है, ऐसे ही उनको ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि जब स्टूडेंट्स पेपर देते हैं ना तो एग्ज़ाम्स के बाद या फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो है ना ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें कि आप लोगों को ऐसा फील होता है कि पेपर हो रहे हैं और हम जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हमारे हाथ पाँव हिल नहीं रहे, या फिर हमें सब कुछ भूल गया है, या फिर हम बिल्कुल हैंग हो गए हैं, मतलब ऐसे ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी सिचुएशन होगी उससे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये ड्रीम्स जो एक्सेसिव हो जाएं और सिचुएशन के बाद भी कंटिन्यू रहें तो ख़तरे की अलामत है। ठीक है, जाहिर है आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट में आपका कॉन्शियस जो है वो सब कुछ उन चीज़ों को फीड कर रहा होता है, वो अनकॉन्शियस में जा रही होती है, ड्रीम के ड्यूरिंग जो है वो अनकॉन्शियस से हमारे कॉन्शियस में आ रही होती हैं।
तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सेपरेशन का खौफ होता है, ठीक है, एंजाइटी होती है, तो उनको ये जो ख्वाब हैं ये मुसलसल आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर इसको डायग्नोसिस में चेक किया जाता है कि इनको नाइटमेयर्स अगर आते हैं, बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है कि किसी किस्म के ख्वाब तो नहीं आते, अगर आते हैं तो कैसे ख्वाब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट 8 की तरफ हम चलते हैं, जिसमें है रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। अच्छा, ऐसे बच्चों को जब हम ना कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, तो उनका क्या होता है कि जब वो पेरेंट्स से दूर होने का उन्हें ख़तरा होता है, तो वो ना मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने तराशना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर बच्चों को स्कूल भेजना, तो स्कूल जाने से पहले कि कहीं हमें अम्मी से अब्बू से दूर ना होना पड़े, तो वो कहते हैं जी हमें तो सर में दर्द हो रहा है, हमें वॉमिट आ रही है, हमारी फ़लाँ जगह दर्द हो रहा है, हमसे चला नहीं जा रहा। तो ये सारे उनके ना बहाने होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट 8 में जो है ना क्लाइंट्स की यही सिम्टम्स जो हैं बताई गई हैं कि उनको फिज़िकली सिम्टम्स जो है ना वो देखने में नज़र आएंगे। जैसे हेडेक्स, यानी कि वो सर दर्द का बहाना करेंगे, स्टमक एच का यानी कि मैदे में दर्द का बताएंगे, नोज़िया, वॉमिट, मतली जो होती है, जैसे दिल घबराना, ये कहते हैं ना, उल्टी आती नहीं है लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि उल्टी आ जाएगी, ठीक है। और वॉमिटिंग की, यानी कि वो वॉमिट करके भी दिखा देते हैं बाज़ बच्चे, ठीक है, क्लाइंट्स। तो पॉइंट 8 जो है हमें ये बता रहा है कि जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का क्लाइंट होगा, तो उसके अंदर आपको क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंगली ये 8 सिम्टम्स जो हैं ये नज़र आने चाहिए। और इन 8 सिम्टम्स में से मैक्सिमम जो 3 सिम्टम्स हैं वो मस्ट होने चाहिए। अगर 3 सिम्टम्स नहीं हैं, ठीक है, तो वो आगे आपका, अगर इन्होंने स्पेसिफाइड दिया हुआ तो हम स्पेसिफाइड में कर देंगे, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है, क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करते। उम्मीद है कि पॉइंट 8 तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी हम क्राइटेरिया बी, सी और डी के बारे में जानते हैं जी। तो स्टूडेंट, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया बी की जानिब हम चलते हैं, जो कि हमें बताता है ड्यूरेशन। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया बी जो है आपकी ये जो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की ड्यूरेशन बताई गई है, ये परसिस्टेंट लास्टिंग एट लीस्ट 4 वीक्स इन चिल्ड्रंस, ठीक है, एंड एडल्सेंट्स, यानी कि आपके जो नौजवान हैं जिनकी एज आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी, बच्चों से लेकर नौजवान, यानी तकरीबन आपके बचपन से लेकर 18-19 की एज तक या 20 की एज तक जो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, उनकी जो ड्यूरेशन होगी इन सिम्टम्स के आने की वो मैक्सिमम 4 वीक्स होगी, ठीक है। और वैसे जो इससे बड़ी एज के आपके एडल्ट्स आएंगे, ठीक है, उनके अंदर जो आपकी टिपिकली ये ड्यूरेशन होगी वो होगी 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने या फिर उससे ज़्यादा। क्राइटेरिया सी जो है ये हमें क्या बताता है कि ये जो डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, ये आपको इस डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाइंट की जो सोशल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, एकेडमिक लाइफ है और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ जो हैं उनके अंदर इम्पेयरमेंट नज़र आएगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट की इस सिम्टम्स की वजह से ये जो आपका क्राइटेरिया आया, इस क्राइटेरिया की वजह से क्लाइंट की जो है सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों की पर्सनल लाइफ यही होती है ना, खेल कूद वगैरह, ठीक है, तो वो भी डिस्टर्ब हो रही है। और उसके अलावा जो है इनकी ऑक्यूपेशनल, ज़ाहिर है एडल्ट्स की बात आएगी तो एडल्ट्स की पर्सनल लाइफ ज़रा डिफरेंट हो जाती है, और उसके अलावा फिर ज़ाहिर है वो ऑक्यूपेशनल हो जाते हैं। खैर, बच्चे भी वर्क करते हैं, ठीक है, उनको छोटी एज में ही काम पे लगा दिया जाता है, तो उनकी भी वो लाइफ डिस्टर्ब आपको नज़र आएगी, ठीक है। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ स्कूल जाना, पढ़ना और क्या कहते हैं जॉब करना ही तो नहीं होता ना, और भी हमारी बहुत सी पर्सनल लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो सब की सब उनको, उन बच्चों की डिस्टर्ब नज़र आएंगी। क्राइटेरिया डी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें कहता है कि द डिस्टर्बेंस इज़ नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एन अदर मेंटल डिसऑर्डर। इसके अलावा भी बहुत से मेंटल डिसऑर्डर हैं, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिल्यूजन और होलियन जो स्किज़ोफ्रेनिया में आते हैं, ठीक है, एगोराफोबिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर खुद हो गया, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, ये तमाम तर जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनके अंदर भी मैक्सिमम आपको यही सिम्टम्स और यही अलामात जो है वो नज़र आती हैं, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया डी जो है वो हमें ये कहता है कि जो आपको ये क्राइटेरिया हमने बताया है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर का, ये तमाम तर क्राइटेरिया जो है ये इन डिसऑर्डर्स के साथ लिंक नहीं होगा, ठीक है। हम ये नहीं है कि जो सिम्टम्स हैं वो इनके आ रहे हैं और दूसरे डिसऑर्डर्स के, और हम उसे डायग्नोज करते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो मेन पॉइंट वही कि आप लोगों को ड्यूरेशन का सही पता हो कि ड्यूरेशंस क्या हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स की। और उसके अलावा जिन डिसऑर्डर्स में जो क्राइटेरिया में मस्ट सिम्टम्स रख दिए गए कि इतने सिम्टम्स हो, यानी सिम्टम्स की जो क्वांटिटी आपको बताई गई है वो मस्ट हो,
तो ही हम कोई भी डिसऑर्डर जो है उसको डायग्नोज कर देते हैं। उम्मीद है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई बात इसमें नहीं समझ आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।